जय भीम जय मूल निवासी। मैं शैला MNT न्यूज़ नेटवर्क के सदन से संसद तक इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव का ज्वर अब दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, खासकर महाराष्ट्र के नागपुर में, जहां RSS का केंद्र है और फुले शाहू अंबेडकर का प्रेरणा स्थल भी। नागपुर में लोकसभा चुनाव के लिए 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और पहले चरण के तहत लोग अपने वोटों का इस्तेमाल कर सकेंगे। यहाँ पर लोकसभा चुनाव का यह ज्वर चरम सीमा पर है। नागपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र से सामाजिक विशेषज्ञता डॉक्टर मनीषा बांगर चुनाव मैदान में हैं, जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा है तथा कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। तो आइए उनसे रूबरू होते हैं। मनीषा मैम, MNT न्यूज़ नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम जय मूल निवासी। जय भीम जय मूल निवासी, धन्यवाद। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सामाजिक क्षेत्र में काम करते करते आपने राजनीति का मार्ग क्यों चुना? सामाजिक कार्य तो मैं निसंदेह कर रही थी पिछले 20 साल से, और सामाजिक संगठन मूल निवासी संघ, उसके पहले बामसेफ से मैं जुड़ी हुई थी। और लेकिन राजनीतिक तो हर कोई रहता है, हम वोट देते हैं, और हम राजनीतिक विश्लेषण में कर रही थी। राजनीतिक जो समस्याएं निर्माण कर रहे हैं यहाँ का प्रस्तापित वर्ग, उसको एनालाइज करके लोगों को बता रही थी। और जहाँ पर भी सामाजिक स्तर पे हम लोग काम कर रहे थे, राजनीति पटल पर जो भी हो रहा है उसके हमारे समाज के ऊपर कितना भारी प्रहार पड़ रहा है, और इसको तब्दील करने के लिए राजनीतिक क्षेत्र से क्या पहल करनी चाहिए, इसके ऊपर भी लोगों को हम लोग जागरूक कर ही रहे थे। तो मुझे लगता है कि हमारा जो कार्य रहा है वो सामाजिक और राजनीतिक दोनों रहा है। राजनीतिक समझ रखना भी अपने आप में एक चीज़ होती है, एक बहुत अहम भूमिका उसमें होती है। हाँ, राजनीतिक पार्टी का हम हिस्सा नहीं थे, हम राजनीतिक पार्टी के कोई पदाधिकारी नहीं थे, जो कि ये पार्टी बनने के बाद हुआ है। और अभी तो हमने सक्रिय पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया है। और ये इसके साथ यह भी हुआ कि ये निर्णय हमारा शुरू से था पर्सनल लेवल पर, कि जब कभी भी एक संगठित तौर से संपूर्ण मूल निवासी बहुजन समाज के हितों को देखने वाली कोई ऐसी पार्टी होगी और वो अस्तित्व में आएगी, तो हम उसका पार्ट होना ज़रूर चाहेंगे और सक्रिय पॉलिटिक्स में आएंगे। ये हमारे शुरू से ही हमारे इरादे थे। उसके साथ साथ ये भी अच्छी बात हुई है कि जिस संगठन से हम बिलोंग करते हैं, जिसका मैं बहुत अभिन्न हिस्सा रही हूँ, बामसेफ और मूल निवासी संघ, ये संगठित नेतृत्व के अंदर उसके अधीन जाकर हम लोग ने निर्णय लिया कि अभी सही वक्त है कि हमें भी राजनीति में हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां अभी काम कर रही है, समाज तक जा रही है, वो बहुत हद तक समाज को की रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं कर पा रही है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पहली बार चुनाव लड़ रही है, तो इस पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या है? हम लोग ये पहला चुनाव नहीं है, हमने विधानसभा के चुनाव लड़ाए हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान में, और हमें खासी उसमें सफलता मिली है। ये लोकसभा का चुनाव है, ये पहला चुनाव है, और मेरा स्वतः का चुनावी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने का पहला मौका है। हम जानना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का उत्तरी भारत में बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तो अब मध्य भारत में भी क्या इसका प्रभाव दिख पाएगा? हाँ, बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि मध्य भारत अगर हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश भी उसमें आता है, गुजरात भी कुछ हद तक आता है, और महाराष्ट्र आता है। और इन्हीं तीनों प्रदेश में संगठन के माध्यम से काम हुआ है। पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो ज़्यादा रहेगा पार्टी में, और जो संगठन के साथ में, क्योंकि हम एक सुलझा हुआ नेतृत्व सामने लाना चाहते हैं, हम प्रशिक्षित नेतृत्व सामने लाना चाहते हैं, हम न बिकने वाला नेतृत्व सामने लाना चाहते हैं। हमें उन लोगों को सामने लाना है और जो कि फुले शाहू अंबेडकरी विचारधारा, पेरियार की विचारधारा को जो समझे और उस तरह से समझकर समाज को चालना दे और नीतियों को परखे और संसद विधानसभा में जाकर उन नीतियों को वहाँ पर उस तरह से लागू करें। और अगर हमको ऐसा नेतृत्व चाहिए तो ये प्रशिक्षित नेतृत्व है। हम लोग जब समाज में जाएंगे और जा ही रहे हैं, तो निसंदेह यह
अभी तक का जो नेतृत्व राजनीतिक आया हुआ है यह बहुत ज़्यादा अवसरवादी, बहुत ज़्यादा अहमवादी और बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज्ड, जिसको कहते हैं कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में बहुत कमर्शलाइज्ड तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करने वाला और क्या कहते हैं उसको हीरो वर्शिप करने वाला नेतृत्व सामने आया हुआ है। तो जब लोगों को पूरी तरह से एक टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ हम लोग मॉडल हमारे लोगों के सामने रखेंगे राजनीतिक नेतृत्व का, वो उनको ज़रूर वो चीज़ भाएगी और बाबा साहब को जिन्होंने जाना है, समझा है, वह हमारे प्रखर नेतृत्व को निसंदेह वह प्राधान्य देंगे। मूल निवासी बहुजन समाज के हित में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक कार्य कर रही है, जो लोकसभा चुनाव 2019 में उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो आप जानती होगी कि नागपुर लोकसभा चुनाव सीट जो 1951 में अस्तित्व में आई थी, तो यहाँ अनुसुईया बाई सबसे पहले 1952 में सांसद बनी थी। तो इसके लिए आपकी क्या तैयारी है? मेरी अच्छी तैयारी है और मुझे लगता है कि पहला चांस है मेरा। इसमें मेरे 3 चीज़ें हैं जो मैं एस्टैब्लिश करना चाहती हूँ। हार जीत तो बहुत दूर की बात है। हम लोग जब हमारी पार्टी और मैं खुद हमारी चुनौती सिर्फ राजनीतिक नहीं है, हमारी चुनौती सांस्कृतिक और हमारी चुनौती शैक्षणिक स्तर पर और मूलभूत विचारधारा के बलबूते पे हैं। और इस वजह से ये चुनौती वहीं से हमारी सेपरेट हो जाती है, वहीं से हम दूसरी पार्टियों से बहुत अलग हो जाते हैं। जहाँ तक अनुसुईया बाई काले का बात है, डेफिनेटली वो पहली महिला थी, लेकिन यहाँ पर जब मैं लोगों के पास जा रही हूँ और मैं कैंडिडेट देखिए इलेक्टोरल प्रोसेस में जितना पार्टी का महत्व है, तो पार्टी लोग देखते हैं जो एस्टैब्लिश पार्टी है उन लोगों ने किसी को भी अगर सामने लाया तो वो उनको वोट मिल जाते हैं। लेकिन हमने सिर्फ पार्टी का ही नहीं तो कैंडिडेट भी हमने ऐसे रखे हुए हैं और मैं मानती हूँ ये मुझे मौका जो हमारी पार्टी ने दिया है, उनका फेथ मुझ पर है, उनका विश्वास मुझ पर है कि डॉक्टर मनीषा बांगर जो पार्टी के लिए और महिला होने के नाते और एक सबल नेतृत्व की जो 3 चीज़ें हम लोग एस्टैब्लिश करना चाहते हैं वह कर पाएंगी। और दूसरी बात यह है कि ये मेरा जन्म भी यहीं पे हुआ है, पली बड़ी भी यहीं हूँ, मेरी मातृभूमि नागपुर है और एक हर तरह से शैक्षणिक तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से बहुत ज़्यादा अहम है हमारे धरोहर में नागपुर का महत्व और इसीलिए मैंने इसको चुना है। और इसके साथ साथ चौथी बात यह है कि मैं आरएसएस और जो नितिन गडकरी है उनको खुली चुनौती और फ्रंटल चुनौती देना चाहती हूँ। देखिए, अगर मैं अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है, अनुभव और मेरी शख्सियत जो है समाज में, यहाँ पर आने के पहले भी मेरी सामाजिक स्तर पर शख्सियत लोगों ने एक्सेप्ट की है, मेरी लीडरशिप एक्सेप्ट की है, उस बलबूते पे अगर मैं बुल्ढाना या और मैं जहाँ पर हमारे जानने वाले लोग हैं या जो पसमानदा बेल्ट है इस देश का, वहाँ से भी अगर मैं खड़ी होती थी तो मेरे चांसेस ज़्यादा थे कि ज़्यादा वोट मिले और जीतने के भी चांसेस थे। लेकिन मैंने उनको नहीं चुना। मैंने ये देखा, मैंने ये चाहा कि अगर जब चुनौती देने का वक्त आया तो उस वक्त आप कहाँ रहते हो, मुझे समाज उस पर परखे। अगर मैं 5 साल आरएसएस को खूब गरियाती रहूं और उनको एक्सपोज करती रहूं, पोल खोल करती रहूं और एंड टाइम में जाकर मैं अपने जाति बहुल्य प्रदेश में जाके बैठ जाऊं, अपने रिश्तेदारी बहुल्य प्रदेश में जाके बैठ जाऊं और मैं वहाँ से चुन के आऊँ, ये कोई सही बात नहीं है। ये ऐसा कई लोग कर रहे हैं और करते हैं। जो लोग कहते हैं कि जाति की राजनीति लोग चलाते हैं, बहुजन समाज के ऊपर ठपका डालते हैं कि ये लोग जाति की राजनीति चलाते हैं, वह सवर्ण वर्ण के लोग और सवर्ण वर्ग के लोग अल्टीमेटली सेक्युलर लोग भी जाके ऐसी जगह, सुरक्षित जगह में जाकर, सुरक्षित निर्वाचित क्षेत्र में जाकर वो वहाँ पर से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन हमने तो सोचा था हम तो फ्रंटली हम चुनौती देंगे। बिल्कुल। अगर आपकी पार्टी, अभी ये जातिवाद का मुद्दा निकला ही है, तो अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो क्या वो राम मंदिर के ऊपर कुछ बना पाएगी? देखिए,
राम मंदिर का मुद्दा बरगलाने के लिए है, डिफ्लेक्ट करने के लिए है। ये हम तो निरंतर कई सालों से बताते आ रहे हैं और हमारे लोग उस तरह से जागरूक हो रहे हैं। लेकिन पहचानने वाली बात यह है कि सिर्फ बीजेपी राम मंदिर को लेके नहीं जा रहा है। कांग्रेस ने भी ऐलान किया है, राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले, कि जो बीजेपी ने मंदिर नहीं बनाया वो हम बना देंगे। तो ये जो इनकी साठगांठ है, ये किस तरह से एक ही पार्टी है, दो दरवाजे हैं इनके, घर एक है, ये लोगों को हमको बताना है। दूसरी बात यह है, हम लोग मंदिर बनाना ना बनाना, देखिए सशक्तिकरण और उन लोगों का, हम लोग उनके जो क्या शतरंज के खिलौने हम लोग कब बनते हैं कि जब मुद्दा शुरू करने के वक्त मुद्दा वो शुरू करते हैं और उस मुद्दे का भी हम हिस्सा बनते हैं, चाहे पक्ष में हिस्सा बने या विपक्ष में हिस्सा बने। तो अगर मंदिर की बात चलती है और मंदिर के विपक्ष में भी हम लोग बोलते हैं तो अल्टीमेटली हम उनकी ही बात कर रहे हैं। हमको वैसा नहीं करना है। मैंने अपनी तो भी पर्सनल लेवल पे भी मैंने अपनी राजनीति वैसे कभी नहीं चलाई। हम लोग उस चीज़ को पूरी इस तरह से ये करेंगे कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति उन्मूलन का जो धोरण है, जो वो मामला है, उसको हम लागू करेंगे। मैं अगर सांसद करके आती हूँ और हमारे पार्टी के और कई सांसद अगर आते हैं, विधानसभा में भी हमारी बोलबाला होता है, तो मैं जद्दोजहद करूँगी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का सिलेबस हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया जाए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की मिनिस्ट्री बनाई जाए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की डिपार्टमेंट बनाया जाए और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति निर्मूलन कैसे किया जाए उसके ऊपर रिसर्च हो। और इस तरह से जब होता रहेगा तो मंदिर और मस्जिद तो कहीं टिकेगा ही नहीं। जी बिल्कुल, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बिल्कुल है। तो अभी जो शुरुआत हो रही है दल बदलू नेताओं की, जो ये पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी और कोई भाजपा के कांग्रेस में आए हैं, तो इसके बारे में, जो दल बदलू नेताओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दल बदलू नेता, देखो कांग्रेस और बीजेपी का दल बदलू नेता है नहीं, एक ही दल के हैं। आप देखेंगे कि जिस तरह से हवा बनती है कांग्रेस की, पहले 5 साल बीजेपी हमारे लोगों को, बहुजन समाज के ऊपर अति अत्याचार करती है, मारती है, लिंचिंग करती है, उन बलात्कार करती है महिलाओं के ऊपर, उनको मरने पे मजबूर करती है, किसानों की आत्महत्या होती है, रास्ते चलते मुसलमानों को डर रहता है कि उनको कब किस वक्त कौन मार देगा, ईसाइयों के गिरजा घर के ऊपर ही नहीं तो नन्स पे जाके बलात्कार होते हैं। ये ऐसा पूरा कंटिन्यूस चलाती है। आप मज़े की बात देखिए, ये जब इतना सब चल रहा था, अचानक अपने आप 3 महीने पहले, इलेक्शन के पहले सब कुछ बंद कैसे हो जाता है? इसका मतलब सूत्रधार कौन है, सूत्र चलाने वाले कौन है? अभी इलेक्शन का माहौल आया, सब बंद, लिंचिंग बंद, बलात्कार शांत हो गए, मंदिर का मुद्दा नहीं आ रहा है, सारा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर जो ये इस तरह की जो राजनीति चला, राजनीति नहीं, वो बेसिकली उनका सामाजिक और राजनीतिक वह अध्याय है, एजेंडा है, और ये चिरकाल समय से आया हुआ एजेंडा है। हम लोगों को इसके बारे में बताते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि लिंचिंग, मतलब ये जो सारा प्रताड़न करके 5 साल के लिए फिर वो एक इस तरह से हवा बनाते हैं। किस तरह से हवा बनाते हैं कि अरे बीजेपी ने बहुत अत्याचार कर दिए, अब बीजेपी आएगी तो 2024 के इलेक्शन भी नहीं होंगे, ऐसी हवा बना दी, जबकि ये गलत है। ज़रूर इलेक्शन होंगे, लेकिन वो क्यों ऐसा हवा बनाना चाहते हैं? क्योंकि वो चाहते कि कांग्रेस राज में आ जाए। अगर तो लोग बीजेपी के खिलाफ मन बनाते हैं और ईवीएम का भी घोटाला अगर नहीं होता है, और अगर उनका मीडिया कितना भी करके, क्योंकि बीजेपी ने बहुत सारी बदमाशियाँ की, नीतियाँ बहुजन विरोधी बहुत सारी हुई है, जो मोनेटाइजेशन हुआ, डीमोनेटाइजेशन हुआ, इसमें हमारे कितने सारे लोग मरे। पुलवामा का अटैक किस तरह से कंस्ट्रक्टेड था, वो हमारे लोगों ने पकड़ लिया। ईवीएम का घोटाला जो हुआ वो पकड़ने में आया है। इन्होंने संविधान विरोधी ही नहीं तो राष्ट्र विरोधी, देशद्रोही काम किए हुए हैं। लोगों के मन मस्तिष्क में वो सारी चीज़ मौजूद है। अगर बीजेपी और आरएसएस को खासकर, जो उनका विजातीय वर्ग का संगठन है, उनको लगता है कि खुदा ना खास्ता ऐसा माहौल बन जाए कि वह सेक्युलर लोगों को अगर चुन के आए तो कांग्रेस चुन के आ जाना चाहिए। इस तरह से एक तरफ से उन्होंने कांग्रेस को भी लगा के रखा है और दूसरी तरफ से कम्युनिस्टों को भी बड़ा चढ़ा के बता रहे, जिस तरह से भूमिहार कन्हैया कुमार को बड़ा चढ़ा के बताने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। तो ये सारा मामला उन दोनों सभी की साठगांठ से चल रहा है। और ये जो दल बदलू का माहौल जब आता है तब जल्दी से ये लोग क्या करते हैं, इनका मीडिया भी
उनके बारे में बात करना शुरू कर देता है और इनके पार्टी में बीजेपी के जितने भी विधायक होते हैं या सांसद होते हैं फट से जाके वो इस कांग्रेस में जाके मिल जाते हैं। तो एक वर्ग के लोग हैं, एक घर के लोग हैं, वो दल नहीं बदल रहे हैं, वो दूसरा दरवाज़ा देख रहे हैं उसी घर में घुसने के लिए। जैसे कि सब पार्टियां कह रही है कि हम अम्बेडकरवादी है, तो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक और बाकी सब पार्टियों में अम्बेडकरवादी है ऐसे जो कह रहे हैं अपने आप को अम्बेडकरवादी बताते हैं, तो उनमें और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया में क्या फ़र्क आप बताना चाहेंगे? समाज में ये सोच है ऐसी कि महाराष्ट्र के अंदर में बाबा साहब का नाम लेने वाले और या एक विशिष्ट कास्ट में पैदा हुए या बुद्धिस्ट अगर है या उन्होंने 4 किताबें अगर बाबा साहब की पढ़ ली तो वो सभी अपने आप को अम्बेडकराइट कहते हैं, मगर वैसा नहीं है। अम्बेडकराइट होना इसके मापदंड है, इसकी कसौटियाँ हैं, वो पूरी होने के बाद में कोई अपने आप को कह सकता है। और हमारे मेन यानी कोई अपने आप को कहे ना कहे, समाज में वो समझ इतनी ज़्यादा आरूढ़ होनी चाहिए कि वह समझ सके कि सही अम्बेडकराइट कौन और कौन अम्बेडकराइट नहीं है। और अभी ऐसी कुछ सिचुएशंस बनी है कि जहाँ पर एक उग्रवादी पार्टी बीजेपी के माध्यम से आई है, तो सेक्युलर लोग और कम्युनिस्ट लोगों ने उनको इस तरह से एक मोहरा बनाया हुआ है। उनकी कोई अलग विचारधारा नहीं है, उनकी अलग कोई एजेंडा नहीं है। अगर आप उनका मत पूछें कि सवर्ण आरक्षण पे आपका क्या मत है, और भी जितने भी मुद्दे हैं, आप देखेंगे कि उनका मत कुछ झुकता हुआ उसी वर्ग के पक्ष में है जो कि हमारा प्रतिरोधी वर्ग है। उसी तरह से अगर वह अपॉर्चुनिस्ट अवसरवादी नेतृत्व होगा, रामदास आठवले जैसा, उदित राज जैसा, अगर वह हीरो वर्शिप के मतलब क्या कहते हैं, वन मैन शो, एक इंडिविजुअल के बलबूते पे चलने वाला राजनीतिक संगठन बोलो या संगठन भी नहीं है, कई बारी पार्टी है और वही एक व्यक्ति निर्णय लेगा, या कई पार्टीज़ में तो ऐसा है कि वो बोलते हैं कि हमारा, खासकर महाराष्ट्र में, कि हमारा संगठन या पार्टी हमारी डेमोक्रेटिक है, मगर 2 या 3 लोग उसका निर्णय लेते हैं। ऐसी कई पार्टियां आई हुई है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ उनका। तो ये जो ओलिगार्की है या इंडिविजुअल अथॉरिटेरियन है, ये दोनों भी हमारे समाज के लिए घातक है। यह मापदंडों पे अगर हम लोग देखते हैं, साथ साथ में यह पार्टी का नेशनल लेवल प्रेजेंस कितना है, क्या उसमें हर समाज को प्रतिनिधित्व मिल रहा है, वहाँ पर खड़े रहने के लिए महिलाओं का पार्टिसिपेशन क्या है, वहाँ पर मतलब पैसा डोनेशन, मतलब हर चीज़ पे वो मापदंड में उतरना चाहिए और फिर वो लोग अम्बेडकराइट कहे जाते हैं। और सबसे पहली मैं आपको बात बताऊं, क्या सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो ब्राह्मण सवर्ण वर्ग के साथ में उनके साथ साठगांठ करके अगर कोई राजनीति चलाता है तो वो वहीं पर अम्बेडकराइट होना तो वहाँ बंद हो जाता है। बाबा साहब ने कांग्रेस को जलता घर बोला है। हिंदू महासभा और जनता जो सारा वहाँ से निकली है, जहाँ तक अभी बीजेपी हमारे को नज़र आती है, उनके बारे में तो सबको मालूम ही है बाबा साहब के विचार। तो उसके अलावा कम्युनिस्ट लोगों के, मतलब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से लेकर भारत में जो चल रही है, कम्युनिस्ट लीडरशिप से लेकर तो कम्युनिस्ट तरीक़ों से लेकर और किस तरह से ये लोग हमारे लोगों को गुमराह करने है, ये पूरा का पूरा बताया है। और हम लोग ने इन 70 सालों में जो कम्युनिस्ट पार्टी हमारे लोगों को अपने लीडरशिप में मतलब चलने वाले, दौड़ने वाले हमारे, मरने वाले हमारे लोग और उनको मिलिटेंसी के तरफ लेके जाने वाले लोग, हमारे लोगों को स्टेट के ज़रिए से भी और हर तरह से मारने वाले लोग, ये कम्युनिस्ट लोग हैं। तो इन लोगों का सबका बाबा साहब ने खंडन किया हुआ है। इन लोगों के साथ में साठगांठ करने वाले लोग अम्बेडकराइट भला कैसे हुए? आप मौजूदा राजनीति को किस तरह से देखती हैं? मौजूदा राजनीति को मैं बहुजन पॉलिटिक्स के फ्रेमवर्क में देखती हूँ। ये समझ अभी बहुत नेसेंट स्टेज में है। बहुत अच्छे पढ़े लिखे और अपने आप को प्रगल्भ कहने वाले लोगों को भी ये नहीं समझी है, लेकिन मेरा ये जो आपको इंटरव्यू दे रही हूँ मैं, ये दर्ज रहेगा और अभी इस पूरे दौरान में मैं अपना इंटरव्यू और उसी तरह से बोल रही हूँ कि आने वाले दिनों में अगर हम लोग बहुजन पॉलिटिक्स और बहुजन स्पेस के अंदर हमारी जितनी भी क्यों ना पार्टियाँ हों, क्योंकि देखिए आप बीजेपी भी आज
41 पार्टी उसके साथ रूल कर रही है। ब्राह्मण और सवर्ण वर्ग की पार्टियां आप गिनेंगे तो 1200 से ज़्यादा पार्टियां हैं उनकी, लेकिन उनकी पार्टियां किसी को नहीं दिखती। यहाँ पर हमारी 4 पार्टियां क्या बनी तो सब लोग बोलने लग गए कि आप आपस में लड़ने लगे हो, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम लोग हमारे वर्ग के हित में काम करते हैं और अगर हम लोगों को ऑल्टरनेटिव देते हैं, अच्छा ऑल्टरनेटिव देते हैं, तो निस्संदेह जो सबसे बढ़िया काम करने वाले लोग उभर कर आएंगे, वो चमकेंगे। वो किसकी तरह चमकेंगे? डायमंड की तरह चमकेंगे और वो सामने आएंगे और बाकी के जो है अपने आप विलीन हो जाएंगे। इस तरह से बहुजन स्पेस के अंदर में इस चीज़ को देखना चाहिए। जाते जाते जनता को बता दीजिए कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के घोषणा पत्र में क्या रहेगा। सबसे पहले तो नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है। सबसे पहले जो निजीकरण हुआ है स्वास्थ्य सेवाओं का, उसको पूरी तरह से वेलफेयर स्टेट के अंडर लाना है। सवर्ण आरक्षण जो 10% इकोनॉमिक आधार पे हुआ, उसके हम लोग के सख्त खिलाफ है। इसके अलावा जो आरक्षण को ख़त्म करने की जो नीतियाँ बनाई हुई है, जो जुडिशरी सिस्टम जिस तरह से बगावत कर रहा है हमारे समाज के साथ में, तो जो कॉलेजियम सिस्टम बनाया हुआ है उसके खिलाफ हम लोग संसद में बोलेंगे। और इसके अलावा महिला आरक्षण बिल के लिए जो बातें हो रही है, हमने देखा कि सांसद में कोई बोलता ही नहीं है कि महिला आरक्षण बिल के अंदर में 85% महिला SC ST OBC की है, उनका रिजर्वेशन होना चाहिए। सब चुप बैठे हुए हैं, वहाँ पर बोलता ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम जब चुन के आएंगे, मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है हमारे लोगों से कि वो मुझे चुन के दे, नागपुर से चुन के दे, संसद बन के हम महिलाओं की आवाज़ बनेंगे, हम पुरुषों की आवाज़ बनेंगे, हम हमारे समाज की आवाज़ बनेंगे, हम बहुजन समाज की आवाज़ बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने MNT न्यूज़ नेटवर्क को ये जानकारी दी और आप लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है, उसके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका भी और MNT न्यूज़ नेटवर्क का भी। जय भीम जय जय भीम जय निवासी। सदन से संसद तक इस विशेष कार्यक्रम के जरिए हम आपको नए प्रत्याशियों से रूबरू करवाते रहेंगे, जिसके लिए आप सभी मूल निवासी बहुजन हमारे YouTube चैनल MNT न्यूज़ नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय भीम जय मूल निवासी।